हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के वीडियो में बेटा हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, बिजनेस किसे कहते हैं और बिजनेस की डेफिनेशंस जो अलग अलग रिनाउंड पर्सन है उन्होंने किस प्रकार से दी है। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम बिजनेस के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बोला करते हैं। और हाँ बेटा, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने करियर के लिए कॉमर्स को चुना। बेटा कॉमर्स में बहुत सारे स्कोप हैं, बस आप में क्वालिटी होनी चाहिए तो आपके लिए कॉमर्स के सभी दरवाजे आसानी से खुले हुए हैं। और चूंकि बेटा आपने कॉमर्स को चुना है तो बेटा मैं YouTube पर आपको कॉमर्स का एक सब्जेक्ट जिसको कि हम बिजनेस स्टडी कहते हैं वो पढ़ाता हूँ बेटा। उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो देखने के बाद में आप बिजनेस स्टडी से बिल्कुल डरेंगे नहीं और आपको जो सारे कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं। तो बेटा यदि हम बात करें कि बिजनेस आखिर में होता क्या है तो उसकी मीनिंग हमें सबसे पहले पढ़नी होगी। तो जैसा कि बेटा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि जो बिजनेस है उसपे वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि इकोनॉमिक नेचर की हो। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड हो। तो जो भी हम काम करते हैं जिससे हमें पैसे कमाने का मौका मिलता है और जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस बोलते हैं। और ये जो पैसा कमाने का काम होता है वो कैसे किया जाता है, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हम क्या करते हैं बेटा, जो भी गुड्स वगैरह होते हैं या जो भी सर्विसेज होती है उनका हम प्रोडक्शन करते हैं और उनको फिर बाद में हम बेचा करते हैं और बेचने से हमें कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर होती है। और हम इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोड्यूस करके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी अदर पर्सन हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार इन प्रोडक्ट्स को बेचा करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी कस्टमर है हमारे उनकी जरूरतों को हम संतुष्ट कर पाए विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और बेटा ध्यान रखना, बिजनेस करने का केवल और केवल एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है बेटा प्रॉफिट कमाना। तो उम्मीद है बेटा आपको ये जो मीनिंग है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। तो बिजनेस में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जिसके के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। और वो पैसा हम कैसे कमाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके और फिर बाद में उनको बेच करके। और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब हम कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। और बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है बेटा प्रॉफिट कमाना। अब हम बात करते हैं बेटा बिजनेस की डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ली है डिक्सी की। बेटा हम इस डेफिनेशन को आगे पढ़ें उससे पहले आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा कि इससे पहले हमने मीनिंग पढ़ी थी और अब पढ़ रहे हैं बेटा डेफिनेशन। तो मीनिंग और डेफिनेशन में केवल एक ही अंतर है और वो अंतर इस तरह से है कि जो मीनिंग में जो भी आप लिखते हैं ना बेटा वो आपके अपने शब्दों में इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि डेफिनेशन में वही चीजें लिखी जाती हैं जो कि किसी विद्वान ने या किसी रिनाउंड पर्सन ने लिखी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिक्सी को लिया है तो डिक्सी ने जो भी बिजनेस की डेफिनेशन दी है वो इस तरह से है, बिजनेस रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। कि बेटा बिजनेस जो है वो एक ऐसी एक्टिविटीज का एक रूप होता है कंडक्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और ये जो एक्टिविटीज है, जो भी काम किए जाते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज। और उनके फायदे के लिए ही हम इन बिजनेस में काम किया करते हैं ऑन हुज बिहाफ ऑफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड। जिनके लिए कि हम बिजनेस में आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सेलिंग, परचेजिंग, बाइंग वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह, जितने भी काम करते हैं ना वो केवल और केवल उनको संतुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। किनको संतुष्ट करने के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको। और उनके बेनिफिट के लिए यदि आप काम कर रहे हो तो आप रेगुलर बेसिस पर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा बिजनेस के जो फीचर्स हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहले बिजनेस का फीचर निकल के हमारे सामने आता है वो है बेटा ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज इट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग, नॉट बाय एनिमल्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बिजनेस है वो मानवीय क्रिया है। और है भी सही बात बेटा ये बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, मतलब मनुष्य के द्वारा किया जाता है, किसी जानवर के द्वारा या पशु पक्षी के द्वारा नहीं किया जाता। इसीलिए हम बिजनेस को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा जितने भी हमारे विश्व में जितने भी तरह के बिजनेस किए जाते हैं ना उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है बेटा प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए बेटा बिजनेस को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के द्वारा किसी न किसी रूप में पैसे जरूर कमाता है और इसीलिए इस बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। बिजनेस का थर्ड फीचर है बेटा रिस्क। देयर इज ऑलवेज रिस्क इन बिजनेस। बेटा हमेशा ध्यान रखना आप
कि यदि भविष्य में आप भी बिजनेस शुरू करो तो रिस्क को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि बिजनेस करते वक्त रिस्क हमेशा आ सकती है, आज नहीं तो कल। तो ये जो बिजनेस रिस्क है वो बहुत सारे प्रकार की होती हैं। जैसे कंपटीशन रिस्क में होता है कि हम इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां पर कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन अपना मार्केट जमाए बैठे हैं उसमें अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव करेंगे, लंबे समय तक कैसे निभा पाएंगे। इसी तरह से सेकंड है फाइनेंशियल रिस्क, जैसे सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। बिजनेस में क्या होता है बेटा, एक बिजनेसमैन को यदि ज्यादा संख्या में कस्टमर्स को जोड़े रखना है तो उसे अपने प्रोडक्ट को क्रेडिट पर भी सेल्स करना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में यदि उधार दिया गया जो प्रोडक्ट है उस पर जो पैसा वापस नहीं आया तो इस तरह की जो रिस्क होती है वो बेटा फाइनेंशियल रिस्क होती है। ऐसे थर्ड है रेपुटेशन रिस्क, मतलब इसमें ये होता है बेटा अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज को बनाए रखना होता है। कई बार क्या होता है कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में अपनी रेपुटेशन को बचाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से फोर्थ है नेचुरल डिजास्टर, जैसे अपनी बिल्डिंग वगैरह ढह गई, कब ढह सकती है, जैसे तूफान आ गया, ज्यादा बारिश हो गई, तो ऐसी चीजों में भी बेटा ये रिस्क हमेशा अवेलेबल रहती है। इसी तरह से फिफ्थ है एम्प्लॉइज कैन मेक मिस्टेक। हो सकता है आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपने उनको गाइड भी किया है कि आपको इस तरह से काम करना है, लेकिन बेटा एम्प्लॉइज जो है वो है तो आखिरकार ह्यूमन बीइंग, उनसे भी गलतियां हो जाती है। तो हो सकता है उसकी छोटी सी जो गलती है वो बिजनेस को आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखो कहने का मतलब यही है कि बिजनेस में हमें पता है कि रिस्क तो होती है, लेकिन बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। भले ही एक बिजनेस के सामने ये जितने भी मैंने रिस्क बताई है वो उसके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे रिस्क को हटाने के लिए अच्छी तरह से डिसीजन करना आना भी चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि फोर्थ फीचर की बात करें तो वो है बेटा बाइंग एंड सेलिंग। इन बिजनेस देयर इज कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग। ध्यान रखिएगा बेटा, जब आपने एक बार बिजनेस शुरू कर दिया है तो आपको कंटिन्यूअस लगातार आपको चीजों को खरीदना और बेचना होगा। मतलब आप अपने काम धंधे को या बिजनेस को बाद में जाकर रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। जिस दिन आपने अपने बिजनेस में इररेगुलरिटी दिखाई उसी दिन से बेटा आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। अ बिजनेसमैन बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम द सोसाइटी एंड sells the finished goods to the customers। अगर हम बात करें कि बिजनेसमैन क्या खरीदता है तो भाई सीधी सी बात है वो अपनी सोसाइटी से आसपास के लोगों से रॉ मटेरियल खरीदकर और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फाइनली अपने कस्टमर्स को बेच दिया करता है। फिफ्थ फीचर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस इज नॉट ए वन टाइम प्रोसेस बट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार आपने यदि बिजनेस शुरू कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने दुकान खोल ली और बस उस पे कस्टमर आते रहेंगे, नहीं, उसके बाद में बहुत सारे काम करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये हमेशा चलने वाली एक्टिविटी है। अ बिजनेसमैन शुड डू हिज बिजनेस रेगुलरली टू ग्रो एंड गेन रेगुलर इनकम। यदि बिजनेसमैन को अपना ग्रो करना है, अपने बिजनेस का ग्रो करना है रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूअस बेसिस पर, और अपने बिजनेस में रेगुलर इनकम को प्राप्त करते रहना है, तो उसे अपने बिजनेस को बेटा रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअसली चलाना होगा। ठीक इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ फीचर की बात करें तो वो है बेटा प्रॉफिट मोटिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था कि बिजनेस का मेन जो उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभार लॉस भी हो जाता है, लेकिन हम क्या इंटेंशन लेकर बिजनेस शुरू करते हैं, केवल और केवल प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये प्रॉफिट बनता कैसे है, ये होता है बेटा इनकम और बिजनेस में जितने भी खर्चे हुए हैं उनका जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव में, तो आपको इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो गया। तो एक बिजनेसमैन को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस चलाते समय जितने भी खर्चे होते हैं ना उनको वो कम से कम करें, जहां जरूरत है वहीं पर खर्चे करें, तब कहीं जाकर इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें सेवंथ पॉइंट की तो वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउअडे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकम द मेन एम ऑफ द बिजनेस। बेटा पहले क्या हुआ करता था, आज से 150 साल पहले, कि जो बिजनेसमैन ने प्रोडक्ट तैयार कर दिया है तो कस्टमर को वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होता था। मतलब वहां पर ज्यादा चॉइसेस नहीं थी और बिजनेसमैन भी कम हुआ करते थे। लेकिन आज बेटा कस्टमर को मार्केट का किंग कहा जाता है। मतलब कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जो नीड्स है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्शन शुरू करना होगा, और उसी तरह की चीजें जो है एक बिजनेसमैन को अपने कस्टमर्स को देनी होंगी। इफ द कस्टमर्स आर वेल सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द बिजनेस विल ऑलवेज ग्रो एंड अर्न मोर प्रॉफिट। और यदि बेटा आपके जो कस्टमर हैं वो आपके प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई रहते हैं, आपकी सर्विसेज से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, तो इस तरह का जो बिजनेस है वो हमेशा ग्रो करता रहेगा और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा।
अगर हम बिजनेस की 8th फीचर की बात करें तो वो है सोशल एक्टिविटी। तो बिजनेस इज ए सोशल एक्टिविटी। देखो बेटा, इसमें सीधी सी बात ये है कि कौन चलाता है बिजनेस को? बिजनेसमैन चलाता है। बिजनेसमैन भी तो एक सोसाइटी का पार्ट ही है ना। और बिजनेसमैन को जितनी भी चीजों की जरूरत होती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब चीजें, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त करता है? अपनी सोसाइटी से प्राप्त करता है। और बाद में उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके किन को बेचता है? सोसाइटी वाले लोगों को ही तो बेचता है। तो इसीलिए बेटा जो बिजनेस है वो एक सोशल एक्टिविटी कही गई है। यदि हम बिजनेस के फीचर का लास्ट पॉइंट जो कि 9th पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करें तो वो है बेटा डायनेमिक एक्टिविटी। द वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑलवेज चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा देखो, बिजनेस करने के जो तौर तरीके हैं ना, वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब भी किसी को बिजनेस करना होता था तो कहीं पर भी किसी भी मार्केट के हिस्से में वो अपनी छोटी सी दुकान खोल लिया करता था और आप और हम जैसे जो लोग हैं वहां पर जाके चीजें खरीद लिया करते थे। और उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद में बेटा क्या हुआ कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुलना शुरू हो गए, बड़े बड़ी दुकानें वगैरह हैं, वहां पर आप हर तरह के प्रोडक्ट खरीद सकते हो। फिर उसके बाद में आज आप देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, आप घर बैठे बेटा केवल माउस के क्लिक के द्वारा आप ऑर्डर दे सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो। तो जैसा कि बेटा आपको पता है, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? बिजनेस की मीनिंग, बिजनेस की डेफिनेशन और बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब ये जो लास्ट वाली स्क्रीन आपके सामने आपको जो दिख रही है, इसमें बेटा हम रिवाइज करेंगे कि एक्चुअल में हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ा था क्या? बिजनेस के बारे में, बिजनेस की मीनिंग के बारे में। तो बिजनेस की मीनिंग आपको अब अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि भाई हम बिजनेस किसे कहते हैं। तो बिजनेस में वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जिनका मकसद पैसे कमाना होता है। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद में उसको बेचा जाता है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सके। और जिस भी तरह की जो प्रोडक्शन और सेल्स वगैरह होती है, इनका मेन मकसद क्या होता है? केवल और केवल प्रॉफिट कमाना। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट फीचर है बेटा ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि जो बिजनेस है वो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए बिजनेस को ह्यूमन एक्टिविटी कहा गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि बेटा बिजनेस चलाने का मकसद, बिजनेस करने का मकसद केवल और केवल प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। इसी तरह से बिजनेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। बिजनेस बेटा एक बार आपने यदि शुरू कर दिया है तो उसको कंटिन्यूअसली आपको चलाना पड़ता है, तभी आप रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे। सोशल एक्टिविटी क्यों है बिजनेस? बिजनेस सोशल एक्टिविटी इसलिए है बेटा क्योंकि जो बिजनेस है वो सोसाइटी के लोगों के द्वारा चलाया जाता है और सोसाइटी के लोगों को ही जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, वो सप्लाई या सेल किया जाता है। डायनेमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो डे बाय डे बदलती रहती है। इसी तरह से यदि हम बात करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो बिजनेस का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना तो है, लेकिन साथ साथ में कस्टमर्स की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई भी करना है यदि आपको अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है। प्रॉफिट मोटिव, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है कि बेटा यहाँ पर बिजनेस का मेन जो मोटिव होता है वो क्या है? प्रॉफिट कमाना। इसी तरह से यदि हम रिस्क की बात करें तो आप कोई भी काम देख लो, अपनी रियल लाइफ में भी देख लो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी देख लो, सब में बेटा कोई ना कोई रिस्क तो होता है। तो इसी तरह से बिजनेस में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। और लास्ट पॉइंट है बेटा बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस में क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। क्या खरीदा जाता है? रॉ मटेरियल। एंड बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है? फिनिश्ड गुड्स। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में जो समझाई गई चीजें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। बिजनेस के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि बिजनेस में हम किन किन एक्टिविटीज को शामिल करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बिजनेस के अंडर में वो कितने प्रकार के बिजनेसेस को कर सकता है। तो ऐसी ही कुछ बातें बेटा हम स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। और बिजनेस के स्कोप में यही पढ़ा जाता है कि बिजनेस किस तरह के होते हैं। तो चलिए बेटा हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए बेटा, स्कोप ऑफ बिजनेस में हम मेनली जो बिजनेस शामिल करते हैं वो है इंडस्ट्री और कॉमर्स। इसी तरह से बेटा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड है बेटा टर्शियरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। इसी तरह से यदि हम कॉमर्स को भी क्लासिफाई करें तो कॉमर्स में 2 चीजों को शामिल किया जाता है। उसमें फर्स्ट है बेटा ट्रेड और सेकंड है एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो चलिए बेटा, इंडस्ट्री क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी को भी आगे डिवाइड किया गया है, तो इन सभी टाइप्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे।
तो जैसे कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के सामने स्कोप ऑफ बिजनेस में जो फर्स्ट पॉइंट आने वाला था वो है बेटा इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। और बेटा हम इनको ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 तरह की इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है, वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। इसी तरह से सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी 2 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री और सेकेंड है बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और बेटा टर्शियरी जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें एक सारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उनको इंक्लूड किया गया है। तो अब आगे जाकर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इन सभी की डेफिनेशन और मीनिंग देखने वाले हैं। साथ ही साथ में बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि बेटा जो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उनसे एडवांस टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बेटा मैं इस वीडियो में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इनके जो टाइप्स हैं इनकी मीनिंग भी बताऊंगा। साथ ही साथ में बेटा जो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती है उनमें क्या फर्क है, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनमें क्या फर्क है, साथ ही साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो इन डिफरेंसेस की टेबल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। और हाँ बेटा हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें उससे पहले हम ये तो जान लें कि भाई इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो इंडस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री। जैसा कि बेटा आपने पहले भी इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर बेटा क्या होता है, जो गुड्स वगैरह होते हैं ना, जो भी जितने भी प्रकार के जो सामान होते हैं उनको बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। इसीलिए बेटा ये जो इंडस्ट्री है वो भी बिजनेस का एक भाग ही है, क्योंकि जब भी हम गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना या अर्निंग करना। तो जब भी बेटा किसी भी फैक्ट्री में गुड्स वगैरह को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो ऐसी एक्टिविटी को या ऐसे कामों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्री बोलते हैं। यदि हम इसका दूसरा अर्थ देखें ना तो बेटा वो है इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। तो बेटा इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, कच्चे सामान होते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए या हमारे लोगों के लिए उपयोग में नहीं लिए जा सकते, तो उनको फिनिश्ड गुड्स में चेंज करता है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है कि अब उनको ऐसे सामान में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि हम उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी काम किए जाते हैं वो सभी के सभी काम बेटा इंडस्ट्री में शामिल किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टॉयज वगैरह बनाना, सीमेंट का मैन्युफैक्चर करना, क्लोथिंग वगैरह करना, टीवी वगैरह बनाना, फ्रिज बनाना, मोबाइल, एसी वगैरह। तो ये सब चीजें जहां पर बनती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्री। यदि हम इंडस्ट्री को डिवाइड करने की बात करें कि भाई इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट्स गुड्स और हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा जो भी हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन है, स्पेशली जो जमीन है या जो अर्थ है या भूमि जो है हमारे पास में, उससे डायरेक्टली यदि हम गुड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री। क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पर बेटा वो क्या करते हैं, उनसे डायरेक्टली गुड्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे है निकालना, प्राप्त करना। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। तो बेटा जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे किया जाता है, जमीन पे। माइनिंग खदानों में किया जाता है, खदान कहाँ होती है, जमीनों में। ऐसे फिशिंग वगैरह करना है ना, तो ये सभी चीजें जो हैं वो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में बदला नहीं जाता है, केवल जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली जमीन से निकाला जाता है। अगर हम बात करें बेटा प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में, तो जैसा कि मैंने बेटा पहले आपको चार्ट के थ्रू समझाया था कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी है बेटा जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री। तो इस स्क्रीन पर हम बेटा एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद ड्रॉइंग आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है ना, उनका मेन काम क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जमीन वगैरह है, उनसे डायरेक्टली बेटा वो प्रोडक्ट को निकाला करती है। किसी भी तरह का गुड्स हो, किसी भी तरह की चीज हो, उसको डायरेक्टली वो जमीन से निकाला करती है। जैसे फार्मिंग वगैरह इसमें शामिल कर लेते हैं, कॉटन, सीरियल्स वगैरह। तो जो हम खेती बाड़ी करते हैं ना बेटा, वो भी जमीन पे ही की जाती है। तो उनसे हम
जैसे कॉटन प्राप्त करते हैं, अनाज वगैरह प्राप्त करते हैं। इसी तरह से सेकंड है बेटा माइनिंग, खदानों में जो काम करके हम जो भी मिनरल्स वगैरह और जो भी मटेरियल्स निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, एल्यूमिनियम, तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं बेटा वो एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री में शामिल किए जाते हैं। इसी तरह से बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री का सेकंड टाइप है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स। तो बेटा जो जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती है उनका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना। प्रजनन का मतलब होता है बच्चे वगैरह पैदा करके उनसे बहुत सारे बच्चे प्राप्त करके और उनको वापस बेचना, ताकि हमें कुछ ना कुछ अर्निंग वगैरह हो। और इसी तरह से बेटा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको पैदा करके उनको वापस मार्केट में सेल करना। तो इस तरह के जो काम होते हैं कौन कौन से, रिप्रोडक्शन एनिमल्स का करना और जो भी प्लांट्स की स्पीसीज है उनको ग्रो करके उनको मार्केट में बेचना। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, कैटल ब्रीडिंग जैसे जानवरों का प्रजनन करवाना, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन, सीड्स एंड नर्सरी फार्मिंग हो गया, नए नए प्रकार के बीज है उनको पैदा करना, उनको बेचना। और नर्सरी में क्या होता है बेटा, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको मार्केट में सेल किया जाता है। फिशरी मछली पालन हो गया। ठीक इसी तरह से फिफ्थ है बेटा डेयरी फार्म्स, जैसे दूध वगैरह बेचना। तो ये सभी चीजें जो 5 आइटम्स है बेटा वो जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री में इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जो प्राइमरी इंडस्ट्री में आने वाली जो एक्सट्रैक्टिव और जो जेनेटिक जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, उनमें क्या फर्क है बेटा। जो डिफरेंसेस होते हैं ना उनके थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि भाई हम जिन चीजों का डिफरेंस कर रहे हैं उनमें क्या अंतर होने वाला है, और उनकी जो मीनिंग है, उनके जो बेसिक कंसेप्ट है, आप डिफरेंस के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो बेटा जैसा कि आपने कॉमर्स को चुना है, तो कॉमर्स जो सेक्शन है ना बेटा, उसमें डिफरेंस करना बहुत मायने रखता है। जब भी हम 2 या 2 से अधिक चीजों का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी डिफरेंस किया जाए तो उसको टेबल के थ्रू आपको शो करना है। तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें बेसिस लिखा जाता है, फिर उसके सेकंड और थर्ड या फिर जो जितने भी कॉलम बनेंगे उनमें उन आइटम्स को लिखा जाता है जिनके बीच में हमें डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर बेसिस में हमने पहला पॉइंट लिखा है मीनिंग, मतलब मीनिंग के आधार पर एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या फर्क है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट मेटल्स मिनरल्स डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, जो पृथ्वी है, जो धरती है, उससे डायरेक्टली बेटा वो मेटल्स और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है। जबकि जेनेटिक जो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहाँ पर बेटा रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग वाला काम होता है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें तो बेटा ये जो हम डिफरेंस है वो एग्जांपल के बेसिस पे करेंगे। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में किस किस को शामिल किया जाता है, रॉ ऑयल एक्सट्रैक्शन, कच्चा तेल निकालना जमीन से, गैस वगैरह निकालना, माइनिंग करना, डिगिंग वगैरह मतलब खुदाई करना, और इसी तरह से बेटा क्वेरिंग करना। क्वेरिंग का मतलब होता है शिकार वगैरह करना, मतलब जानवरों का शिकार करके उनका मांस, उनकी जो खाल है, उनके सींग हैं, उनको मार्केट में बेचना। तो ये सभी जो एग्जांपल है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जांपल की, तो उसमें है बेटा एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों का प्रजनन करवाना, डेयरिंग, दूध वगैरह बेचना, फिशरी मछली पालन करके और मछलियों को बड़ा करके उनको मार्केट में बेचना, पोल्ट्री फार्म ऐसे मुर्गी पालन करना, मतलब मुर्गी का मांस वगैरह, अंडे वगैरह जो होते हैं वो मार्केट में बेचना। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या फर्क है। अब हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्री का जो मेन सेकंड पॉइंट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। तो बेटा यदि हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की मीनिंग देखें तो वो कुछ इस तरह से है, द इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो बेटा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, उसका मेन काम होता है जो भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के थ्रू हमें रॉ मटेरियल मिला है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। मतलब फिनिश्ड गुड्स का मतलब आप समझ गए ना बेटा, मैंने पहले बताया था आपको। फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है यूजेबल गुड्स, जिसको कि फाइनली कस्टमर हमारे जैसे लोग यूज में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीनरीज। और बेटा जो ये फिनिश्ड गुड्स है वो कैसे तैयार किया जाता है, लेबर की मदद से और जो मशीनरीज है, बड़ी बड़ी मशीनरीज है, उनकी मदद से, सो दैट कंज्यूमर्स कैन कंज्यूम देम फॉर देयर यूज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ताकि बेटा जो कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, वो अपने प्रयोग के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। इनमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और टेक्सटाइल कंपनी, इन सभी को हम बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। और क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ी वगैरह, कार वगैरह बनाना, तो उसमें बेटा बड़ी बड़ी मशीन की मदद से और लेबर की मदद से हम चीजों को बनाया करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह शामिल हैं। टेक्सटाइल में जैसे हो गया कपड़ा बनाना। तो बेटा देखो एक चीज आपको समझने की जरूरत है, कपड़ा बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉटन की। तो जो कॉटन है वो तो हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज के थ्रू जो जमीन है उससे एक्सट्रैक्ट करके प्राप्त कर लेते हैं खेती बाड़ी करके, लेकिन उसको कपड़े का रूप कौन देता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री।
क्योंकि बेटा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना वो कॉटन का इस्तेमाल करके उसके रेशे बनाती है बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके, और रेशों की मदद से बेटा लास्ट में वो कपड़े तैयार करती है। अब अगर बेटा हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, मतलब ये है बेटा कि सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है ना उसके कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने बताया था आपको 2 प्रकार होते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है बेटा कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्री विच इज इंगेज्ड इन बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो बेटा जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज होती है ना वो ज्यादातर बिल्डिंग करने का काम करती है, मतलब निर्माण कार्य करती है, और निर्माण करने के बाद में उनमें यदि कोई कमी आ गई है तो उनका मेंटेनेंस करना, रिपेयरिंग वगैरह करना, इस तरह के जो काम होती है वो कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। जैसे होटल कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिज बनाना, रोड वगैरह बनाना, मकान वगैरह बनाना। तो जो इंडस्ट्री इस तरह के काम करती है उसको हम बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी इंडस्ट्री। अगर हम बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकंड टाइप देखें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बनाई गई चीजें अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है, मतलब वहां पर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फूड वगैरह बनाना है, जैसे चिप्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिएगा, फिर उसमें बेटा मसाले मिक्स किए जाएंगे, फिर बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उनको अलग अलग शेप में काटा जाएगा, फिर उनको लास्ट में बेटा जो फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले कॉटन का उपयोग किया जाता है, कॉटन को धागों में चेंज किया जाता है, और फिर धागे से बेटा लास्ट में कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें जो कि बेटा अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शामिल की जाती है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, पहले उसके टायर वगैरह, फिर उसके चेसिस वगैरह, फिर उसके हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, इंजन बनाया जाता है। तो इस तरह से बेटा जो प्रोसेस के बेस पर आधारित जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब अगर बेटा हम इंडस्ट्री का जो थर्ड टाइप है उसके बारे में बात करें तो वो है टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री। तो ऑल द सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री विच हेल्प प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। तो बेटा जो टर्शियरी इंडस्ट्री है ना, जिसको कि हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, इसका मेन काम होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है ना उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करना। और वो हेल्प कैसे करते हैं, तो चलो बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यदि हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वहां पे है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो बेटा ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में तैयार माल है उसको मार्केट तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हेल्प करती है। इसी तरह से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री। आपको पता है बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है, जो भी प्राइमरी और जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है उनको उधार में पैसा देना, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़े पैमाने पर माल का प्रोडक्शन करना पड़ता है। अब वो प्रोडक्शन कब पॉसिबल है, जब हमारे पास में बहुत सारा पैसा, और जब नहीं हो तो फिर बेटा वो बैंकिंग इंडस्ट्री के पास में जाते हैं, मतलब बैंक वगैरह के पास में जाते हैं, वहां से वो उधार पैसा लेते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है ना उनके द्वारा जो तैयार माल है वो गोडाउन में पड़ा रहता है, तो कई बार वो सड़ भी जाता है, कई बार ऐसी आपदाएं या प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उन्हें बेटा बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, और इसी नुकसान से बचाने के लिए इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज है उनकी मदद करती है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं बेटा टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज है उनमें हम सभी सर्विस इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती हैं। और अब बात करते हैं बेटा हम डिफरेंसेस की। और वो डिफरेंसेस किसमें, जो इंडस्ट्री के मेन 3 टाइप्स थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है, और ये फर्क बेटा आपकी बुक्स में नहीं दे रखा है। इन डिफरेंसेस को बेटा मैंने खुद तैयार किया है। तो बेटा इन डिफरेंसेस को देखने के बाद में एक तरह से ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो जैसे कि बेटा मैंने पहले आपको कहा था कि यदि किन्हीं भी आइटम में हमें डिफरेंसेस करना है तो वो जो डिफरेंसेस है वो टेबल के थ्रू शो करने हैं, क्योंकि कॉमर्स में बेटा बिजनेस स्टडी में जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उनको टेबल के थ्रू ही आपको बताना है। और बेटा टेबल बनाकर यदि आप किन्हीं डिफरेंसेस को शो करते हैं तो उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो चलिए बेटा हम पहले डिफरेंस को देख लेते हैं, और वो है मीनिंग के बेसिस पर। तो बेटा जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है ना उनका मेन काम होता है नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करके उनका प्रोडक्शन करना। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, जो भी प्राइमरी गुड्स हैं उनको फिनिश्ड गुड्स में तैयार करना। और टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज है उनका मेन काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की हेल्प करना, सर्विस प्रोवाइड करवाना। यदि हम सेकंड बेसिस पर देखें तो वो है बेटा फंक्शन, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट तैयार करना जैसे कॉटन, फ्रूट्स, फिशेज वगैरह। और इसी तरह से सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, जैसे क्लॉथ्स वगैरह बनाना, शुगर तैयार करना, ब्रिक्स वगैरह बनाना। इसी तरह से टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज है उसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करवाना। यदि हम अदर नेम के
बेसिस पर इनका डिफरेंस करना चाहें तो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसी तरह से टर्शियरी जो इंडस्ट्री है बेटा उसका दूसरा नाम है बेटा सर्विस सेक्टर। यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री ये काम शामिल किए जाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेटा हम टॉयज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करना, रोड्स और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना, इन जैसे कामों को शामिल करते हैं। और टर्शियरी इंडस्ट्रीज में बेटा हम इंश्योरेंस, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज है या जितने भी सर्विसेज है उनको शामिल करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड हर जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। और जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी। कोई भी जो बिजनेसमैन है अपना जो बिजनेस करना चाहेगा उसके पास में दो माध्यम होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका इंडस्ट्री जो कि हमने पढ़ लिया, आप वहां पर जाकर अलग अलग तरीके देख सकते हैं। आज हम सेकंड टाइप की बात करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स के थ्रू भी एक जो व्यक्ति है या एक पर्सन है अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिख रहा है ना वो कॉमर्स के अलग अलग तरीकों के बारे में है। हम कॉमर्स की मीनिंग समझे उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार कॉमर्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। उसमें फर्स्ट है ट्रेड और सेकंड है एक्सुलरी ऑफ ट्रेड। तो इसी तरह से हम ट्रेड में भी दो चीजों को शामिल करते हैं, मतलब ट्रेड दो तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इसी तरह से एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन तरह का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सुलरी ऑफ ट्रेड की बात करें तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती जो कि ट्रेड में बहुत मदद करती है और उनमें है वेयर हाउसेस, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग और फाइनेंस। तो ये सब चीजें बेटा कॉमर्स के अलग अलग तरीके होते हैं जिनके के थ्रू एक व्यक्ति जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अब आगे जाकर बेटा हम इन सभी टाइप्स की मीनिंग देखेंगे, इनके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यदि हम कॉमर्स के बारे में जानना चाहें तो कॉमर्स की मीनिंग कुछ इस तरह से है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कस्टमर्स आर कॉल्ड कॉमर्स। तो बेटा जो कॉमर्स होता है ना उसका मतलब भी यही होता है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब इस एक्टिविटी को करने के बाद में आपको किसी न किसी तरह की इनकम जरूर मिलेगी। और ये जो कॉमर्स है गुड्स और जो सर्विसेज है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। बेटा आपको पता है कि यदि एक बार गुड्स का प्रोडक्शन हो जाए तो उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। तो जो गुड्स का प्रोडक्शन था वो हमने इंडस्ट्री वाले सेक्टर में देख लिया। इंडस्ट्री का काम क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना। अब जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसको फाइनल कस्टमर तक भी पहुंचाना है। तो ये सारे काम कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले। सारे के सारे जो काम होते हैं बेटा वो कॉमर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब यदि हम कॉमर्स का जो फर्स्ट टाइप है ट्रेड, इसकी बात करें तो ट्रेड की मीनिंग कुछ इस तरह से है बेटा, ट्रेड रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा जो ट्रेड है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना, ये दो चीजें शामिल होती हैं। और ये जो खरीद फरोख्त है ये किन के बीच में हो सकती है, दो या फिर दो से ज्यादा जो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी बेचने वाली होगी तो दूसरी पार्टी खरीदने वाली होगी। तो ये जो पार्टीज है दो भी हो सकती हैं और ये जो ट्रेड है वो दो से ज्यादा पार्टियों के बीच में भी हो सकता है। यदि इस तरह का जो ट्रेड है केवल दो पार्टीज के बीच में होता है तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड। लेकिन यदि ये दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होता है, क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मल्टीलेटरल ट्रेड। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेड की तो बेटा ट्रेड भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड जिसको कि डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब ये होता है कि सेलिंग और बाइंग, जो गुड्स का सेलिंग और बाइंग होता है वो बेटा देश के अंदर ही होता है। यदि हम सेकंड टाइप की बात करें तो वो है एक्सटर्नल ट्रेड जिसको कि हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। और इसमें बेटा जो गुड्स का सेलिंग और बाइंग होता है वो देश से बाहर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन अपने देश में किया है तो यदि आप उसको देश से बाहर बेचते हैं या देश से बाहर की चीजों को अंदर खरीद कर लाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। यदि हम इंटरनल ट्रेड के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मींस बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। तो बेटा होलसेल ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जिसमें कि जो होलसेलर होता है ना वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से बड़ी मात्रा में चीजें खरीद लेता है और उनको आवश्यकता अनुसार रिटेलर को बेचा करता है। तो इस तरह के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में क्या होता है बेटा, रिटेल ट्रेड मींस बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू द फाइनल कंज्यूमर्स। तो बेटा रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि जो रिटेलर है वो अपने होलसेलर से बड़ी मात्रा में चीजें खरीद लेता है और कस्टमर को उनकी सुविधा के अनुसार छोटी छोटी मात्राओं में बेचा करता है। तो इस तरह के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड।
ठीक इसी तरह से यदि हम एक्सटर्नल ट्रेड के टाइप्स के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, इसमें क्या होता है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। यदि दूसरे देश को गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं तो इस तरह की एक्टिविटी को हम एक्सपोर्ट कहेंगे। जबकि जो इंपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो दूसरी कंट्री को बेची नहीं जाती, खरीदी जाती हैं। अगर हम बात करें एंटरपोर्ट की तो बेटा ये बाइंग गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, जैसे मान लो कि हमने किसी दूसरे देश से कोई चीज खरीद ली एंड सेलिंग द सेम गुड्स टू द डिफरेंट कंट्री, और उसी गुड्स को खरीद कर हमारे देश में लाकर उसमें कुछ चेंजेस करके और ऊंचे दामों में हमने किसी और दूसरे देश को बेच दिया। तो इस तरह का जो बाइंग और सेलिंग है ना, वो क्या कहलाता है बेटा, एंटरपोर्ट। यदि हम एक्सुलरीज टू ट्रेड के बारे में बात करें तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच हेल्प्स ट्रेड इन स्मूथ बाइंग एंड सेलिंग आर नोन एज एक्सुलरी टू ट्रेड। एक्सुलरी ऑफ ट्रेड भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही होती हैं जो कि सिंपली जो हम सेलिंग और बाइंग करते हैं ना चीजों का, जिसको कि हम ट्रेड बोलते हैं, तो ऐसी सेलिंग और बाइंग में वो थोड़ी सी हेल्प कर देती हैं। अब एक्सुलरीज टू ट्रेड में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, उनमें मेनली जो है बेटा 6 हैं। हो सकता है इसके अलावा भी ट्रेड की काफी सारी चीजें जो है मदद करती हों, लेकिन मेनली हम इन 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वेयर हाउस, सेकेंड एडवर्टीजमेंट, थर्ड है इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और फाइनेंस। तो चलिए बेटा अब हम आगे की स्लाइड में इन सभी 6 पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो बेटा एक्सुलरीज टू ट्रेड में आने वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेटा वेयर हाउसेज। तो सबसे पहले देखते हैं वेयर हाउसेज क्या होते हैं। वेयर हाउस इज अ बिल्डिंग यूज टू स्टोर गुड्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो बेटा वेयर हाउस एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिनमें कि गुड्स को स्टोर किया जाता है लंबे समय के लिए एंड रिलीजिंग देम व्हेन दे आर नीडेड, और फिर बाद में बेटा वेयर हाउसेज से आसानी से अच्छी क्वालिटी के रूप में उन गुड्स की जब भी जरूरत पड़ती है तो वहां से उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वेयर हाउसेज ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि अनसोल्ड स्टॉक्स और जो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसको स्टोर करने के लिए लंबे समय तक काम में आते हैं। अगर हम बात करें वेयर हाउसेज के टाइप्स की तो प्राइवेट वेयर हाउसेज, पब्लिक वेयर हाउसेज और बॉन्डेड वेयर हाउसेज, ये 3 टाइप वेयर हाउसेज के मेनली होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेज बेटा जो मैन्युफैक्चर के द्वारा ही बने जाते हैं ताकि वो अपने जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उनको लंबे समय तक वहां पर स्टोर कर सके। पब्लिक वेयर हाउसेज बेटा वो किसी के द्वारा भी बनाया जा सकता है और इन वेयर हाउसेज का प्रयोग दूसरे के जो गुड्स है उनको लंबे समय तक सेफ रखने के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं, और इनके लिए बेटा जिसका भी गुड्स होता है उसको पीरियोडिकली या मंथली या क्वार्टरली या ईयरली रेंट चुकाना पड़ता है। यदि हम बात करें बॉन्डेड वेयर हाउसेज की तो बेटा ये जो वेयर हाउसेज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बिल्ड किए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं बेटा, आपने देखा होगा कि दूसरे देश से जैसे हम कोई चीज आयात करते हैं तो उस आयात किए गए यानी कि इंपोर्ट किए गए जो गुड्स हैं उन पर कुछ टैक्स चुकाना पड़ता है। उस टैक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। तो जब तक वो टैक्स उस गुड्स पर चुका दिया नहीं जाता है तब तक गवर्नमेंट के द्वारा उस गुड्स को जिन वेयर हाउसेज में रखा जाता है उनको हम बॉन्डेड वेयर हाउसेज कहते हैं। यदि हम सेकेंड एक्सुलरी की बात करें तो वो है बेटा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज ए पेड एंड इंफॉर्मेटिव टूल टू इन्फॉर्म अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ना वो एक इंफॉर्मेटिव टूल होते हैं, मतलब ये सूचना पहुंचाते हैं लोगों तक, कस्टमर्स तक कि भाई हमारे यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो चुका है और आप इसे अब आसानी से खरीद सकते हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं देने के लिए जिस मीडियम का हम प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। और बेटा ये जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट इन सभी के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम बात करें कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एड्स क्या है, मतलब एडवर्टीजमेंट के फायदे क्या होते हैं एक बिजनेसमैन को। तो फर्स्ट है इजीली सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यदि आप नए प्रोडक्ट को कस्टमर्स की जानकारी में जल्दी लाना चाहते हैं और उसको बेचना चाहते हैं बड़ी मात्रा में तो आप एडवर्टीजमेंट का सहारा ले सकते हैं। ऐसे सेकंड है इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। तो इस तरह से बेटा जो वो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यदि हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है एजुकेटिंग द कस्टमर्स। तो बेटा एडवर्टीजमेंट का फायदा ये होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको वो एजुकेट करता है नए प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो इन सभी चीजों की जानकारी कस्टमर्स को आसानी से हो जाती है। ऐसे फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा फेसिंग द कॉम्पिटिशन। तो यदि आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक चलना है तो अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट जरूर करना होगा। एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं, और यदि आपकी सेल बढ़ गई तो बेटा आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक अपना बिजनेस कर सकते हो।
इसी तरह से थर्ड पॉइंट है इंश्योरेंस। तो यदि इंश्योरेंस के मीनिंग के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस इज ए मीन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी लॉस और रिस्क। तो बेटा बिजनेस में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बिजनेस में कभी कभार रिस्क या लॉस या नुकसान हो जाया करते हैं, तो ऐसे जो रिस्क या लॉस होते हैं उनसे बचाने का जो काम करता है उसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि आपको लाइफ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्थिति में बेटा आपकी फैमिली को काफी फाइनेंशियल हेल्प करता है। यदि हम थेफ्ट इंश्योरेंस की बात करें तो बेटा ये प्रोटेक्शन अपने को प्रोवाइड करता है गुड्स की चोरी के अगेंस्ट। मतलब कभी कभार क्या होता है, बिजनेसमैन का जो गुड्स होता है वो दुकानों में पड़ा रहता है, यदि वो चोरी हो जाता है तो इस तरह की जो रिस्क है उससे भी बेटा हमें इंश्योरेंस बचाता है। यदि इंश्योरेंस के थर्ड टाइप के बारे में बात करें तो वो है बेटा फायर इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। यदि बिजनेसमैन की कंपनी में या गोडाउन में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, इतना बड़ा नुकसान वो झेल नहीं सकता, तो बिजनेसमैन क्या करता है, इस फायर के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस करवाता है, जिसको कि हम फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। फोर्थ है हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस। यदि बिजनेसमैन या उसके कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, ऐसी स्थिति में जो लगने वाला पैसा है उससे बचने के लिए भी बेटा बिजनेसमैन जो है इंश्योरेंस करवाता है, और ऐसे इंश्योरेंस को हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसी तरह से यदि हम व्हीकल इंश्योरेंस की बात करें तो यदि बेटा बिजनेस में प्रयोग किए जाने वाले जितने व्हीकल है, यदि उनका एक्सीडेंट हो गया या फिर उसकी चोरी हो गई तो उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं व्हीकल इंश्योरेंस। इसी तरह से यदि हम फोर्थ एक्सुलरी की बात करें तो वो है बेटा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो बेटा सिंपल आप जानते हो ना, ट्रांसपोर्ट इज ए मीन ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो भी प्रोड्यूस गुड्स है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब मैन्युफैक्चरर के अड्डे से लेकर, भाई अड्डा नहीं बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर की जो फैक्ट्री है वहां से लेकर फाइनल कस्टमर तक उस गुड्स को पहुंचाने के लिए जिस मीन का प्रयोग करते हैं, जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है वो 4-5 तरीके के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 तरीके यहाँ पे लिखे हैं। तो फर्स्ट है गुड्स ट्रक, गुड्स करियर ट्रक वगैरह आपने देखे होंगे। सेकंड है कार्गो ट्रेन। तो बेटा जब ट्रेन, प्लेन और शिप के साथ में हम गुड्स का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आप, इनमें यहाँ पर गुड्स की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्गो। तो कार्गो का मतलब भी क्या होता है बेटा, गुड्स ही होता है, मतलब सामान ही होता है। जैसे कार्गो ट्रेन हुआ, कार्गो प्लेन हुआ, कार्गो शिप्स हुआ, तो इनके थ्रू भी एक जो मैन्युफैक्चरर है अपने गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने गुड्स को पहुंचा सकता है। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मीन ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो बेटा लिखकर या बोलकर यदि आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो, मतलब जो भी आपके पास सूचना है वो आप किन के माध्यम से भेज रहे हो और कैसे प्राप्त कर रहे हो, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब हम कम्युनिकेशन किन किन सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट है टेलीफोन, सेकंड लेटर्स है, थर्ड ईमेल है, फोर्थ टेक्स्ट मैसेज है। और बेटा आजकल जैसे आप देख रहे हो ना व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, तो ये भी बेटा एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। यदि हम 6 पॉइंट की बात करें, सॉरी बेटा यहाँ पर 5th पॉइंट लिखा गया गलती से, लेकिन बेटा एक्चुअल में ये 6 पॉइंट है और वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैंक क्या होता है। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लैंड्स मनी। तो बेटा बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि अपनी जो डिपॉजिट्स होती हैं, अपनी जो सेविंग्स होती है उनको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट का मतलब जमा करता है और अपने को जरूरत पड़ने पर उधार भी देता है। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ बैंक की, तो बेटा ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट बैंक और सेकंड है गवर्नमेंट बैंक। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं या हमारे जैसे लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं जो कि प्राइवेटली अपना बिजनेस कर रहे हैं बैंकिंग के थ्रू। और जो गवर्नमेंट बैंक है बेटा वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यदि हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ बैंक की, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपकी जो सेविंग्स होती हैं उनको वो जमा कर लेता है, उस पर वो ब्याज भी दिया करता है। सेकंड है प्रोवाइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। और अपने जैसे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन भी प्रोवाइड करवाता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है 5 साल से कम के समय के लिए, जबकि जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं बेटा वो 5 साल से ज्यादा समय के लिए बिजनेसमैन को दिए जाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में बताया गया जो कॉमर्स का टॉपिक था अच्छी तरह से समझ आया होगा। कॉमर्स 2 तरह का होता है, ट्रेड एंड एक्सुलरीज ऑफ ट्रेड। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से भली भांति तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। देखो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपके पास अपना काम करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो कहीं पर जाकर आप जॉब करें या फिर अपना खुद का बिजनेस चलाएं। तो बेटा जब भी आप बिजनेस चलाते हैं ना तो उसमें रिस्क हमेशा अवेलेबल रहती है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसी ही कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस रिस्क की जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो
तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि बिजनेस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो बेटा सीधी सी बात यहाँ पे ये है, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि यदि भविष्य में आपका किसी भी तरह का लॉस हो जाता है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होते हैं, मतलब प्रॉफिट आप जितना चाह रहे थे उससे कम प्रॉफिट होते हैं, तो उसी की संभावना को, उसी की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। और ये जो रिस्क है बेटा वो क्यों आती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेन चीजों की वजह से आपको यदि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट में कमी आ रही है, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिन पर कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसे ही हम रिस्क कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है, रिस्क का मतलब यदि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें ना, तो वो है बेटा केवल और केवल लॉस होना या फिर प्रॉफिट में कमी होना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। यदि हम बिजनेस रिस्क की नेचर के बारे में देखें तो बेटा नेचर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो रिस्क होती है ना, वो आखिरकार होती कैसी है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है। तो बेटा यहाँ पर जो बिजनेस रिस्क है उसकी नेचर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, सेकंड है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, थर्ड है डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, एंड फोर्थ और जो लास्ट नेचर है वो है बेटा प्रॉफिट रिवार्ड। तो ये जो चारों प्रकार की नेचर है ना, या फिर हम इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो चारों फीचर्स है अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा यदि हम फर्स्ट नेचर की बात करें तो वो है बेटा राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस रिस्क राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और उसका जो इम्पैक्ट है आपके बिजनेस पर एडवर्स पड़े। एडवर्स का मतलब होता है बेटा खराब तरीके से पड़े या नेगेटिव तरीके से आपके बिजनेस को सफर करना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिस्क बोलते हैं। और इसी के साथ में उसे अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बोलते हैं। These are such unexpected events which are beyond thinking and control of the businessman। तो बेटा जो रिस्क होती है ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जो कि बिजनेसमैन ने ना तो सोची होगी और ना ही बिजनेसमैन के कंट्रोल में रहती हैं। अब ये जो अनसर्टेनिटी या जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है मार्केट में पहले कंपटीशन कम था, अब वो कंपटीशन बढ़ गया है। आप के जैसे जो प्रोडक्ट वगैरह हैं वो दूसरे जो शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन बेच रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ने से आपकी सेल पे इफेक्ट होगा। आपकी सेल कम होगी तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा, और जब प्रॉफिट कम है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रिस्क बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड है लेस डिमांड। यदि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड अब आने वाले फ्यूचर में बहुत कम होने वाली है, तो इसकी वजह से आपकी सेल कम होगी। सेल कम होगी तो बेटा आपका प्रॉफिट भी कम होगा। इसी तरह से कुछ भी डिजास्टर वगैरह हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, जैसे फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आ गई, या फिर जो अर्थक्वेक है तो उससे आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग है वो ढह गई, या जो गोडाउन में पड़ा हुआ माल है वो फ्लड की सिचुएशन में पूरा का पूरा भीग गया। अब इससे क्या होगा कि वो माल खराब हो जाएगा। तो इस तरह के जो 3 पॉइंट मैंने बताया ना बेटा, उनको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यदि हम बिजनेस का जो सेकंड नेचर है या जो सेकंड विशेषता है वो देखें तो वो है बेटा एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिस्क आर एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे तो हमें कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, तो कभी कभी हमें लॉस भी हो सकता है। तो मतलब जब लॉस हुआ तो मतलब रिस्क हुआ, तो जो रिस्क है वो बिजनेस के साथ में चलता रहता है। These occur any time in business। और बेटा ये जो बिजनेस रिस्क है वो बिजनेस में कभी भी हो सकती है। एंड नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम रिस्क। तो इन सभी का कहने का मतलब है यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका खुद का काम धंधा शुरू कर रहे हो ना, तो इसमें बेटा हमेशा रिस्क बने रहने के चांसेस होते हैं। ठीक इसी तरह से थर्ड नेचर है या जो बिजनेस रिस्क है उसकी थर्ड विशेषता है डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो बेटा इसको अच्छी तरह से समझना आप। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। यदि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल के थ्रू बताया है कि जो ये बिजनेस रिस्क है वो बिजनेस की नेचर और बिजनेस की साइज पर भी डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इफ स्वीट्स आर मेड, मान लीजिए आप स्वीट्स बनाने का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा उसमें आपको रिस्क ज्यादा होगी। अब वो रिस्क ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि जो स्वीट्स हैं वो बेटा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही सेफ रह सकती है, उसके बाद में बेटा वो सड़ने लग जाती है, उनमें दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह का बिजनेस आप करते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क सहन करना पड़ सकता है।
यदि आपने वो मिठाइयाँ टाइम से नहीं बेची तो आपको रिस्क होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है बेटा, इफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड। मान लीजिए आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जहां पर कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे फ्रिज, बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। तो इस प्रकार के बिजनेस में बेटा आपको रिस्क होने की संभावना कम होती है, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप इनका स्टॉक 1 साल 2 साल तक भी रखोगे तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि हम बात करें साइज ऑफ बिजनेस का, मतलब आपका बिजनेस यदि छोटा है तो इसी के अनुसार आपकी जो रिस्क है वो भी बेटा छोटी होगी, और यदि आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें बेटा रिस्क भी आपको ज्यादा बड़ी सहन करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से बेटा जो बिजनेस की नेचर है उसका लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, और वो है प्रॉफिट रिवार्ड। इसका मतलब ये है बेटा, यदि आपने रिस्क लिया तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो बेटा आपको प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए कहा गया है कि मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट एंड लेस रिस्क मीन्स लेस प्रॉफिट। और बेटा हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यदि आप ज्यादा रिस्की काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा होगी। अब वो कैसे? क्योंकि ज्यादा रिस्की जो काम होता है ना वो बहुत कम लोग करते हैं, और इसीलिए यदि कम लोग किसी काम को ज्यादा बेहतर तरीके से चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। अब यदि हम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में बात करें, मतलब ये है कि जो भी बिजनेस में होने वाली रिस्क है आखिर उसका कारण क्या है, उन कारणों के बारे में बात करें तो बेटा इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और आगे जाकर इसी वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये 4th जो कॉजेज है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज, सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज एंड फोर्थ है फिजिकल कॉजेज। तो चलिए बेटा इनको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यदि हम फर्स्ट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो वो होता है बेटा नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज आर सच फैक्टर्स ऑन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बेटा नेचुरल कारण, जो प्राकृतिक कारण होते हैं ना, वो कुछ ऐसे कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के जिस पर कि ह्यूमन बीइंग का मतलब बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से आपको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा। अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग ढह गई, आपके जो भी इक्विपमेंट्स थे, आपकी जो भी मशीनरीज थी वो टूटकर बिखर गई। तो इस तरह से जो आपको लॉस सहन करना पड़ रहा है वो होता है बेटा नेचुरल कॉजेज की वजह से। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो वो है बेटा ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू द मिस्टेक्स और बैड वर्क ऑफ लेबर्स और एम्प्लॉइज व्हिच लीड्स द बिजनेस टू बियर द रिस्क। तो बेटा ह्यूमन कॉजेज में उन सभी मिस्टेक्स और बैड वर्क को शामिल किया जाता है जो कि वहां पर रहने वाले यानी कि बिजनेस में काम करने वाले जो लेबर्स हैं और एम्प्लॉइज के द्वारा या उनकी वजह से हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया है। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा टू विथड्रॉ पेट्रोल ऑफ कंपनी व्हीकल ऑन द वे। कई बार आपको पता हो ना कि भाई जैसे गुड्स वगैरह होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो व्हीकल होते हैं उनका यूज किया जाता है, और इन व्हीकल में ज्यादातर जो बिजनेसमैन है ट्रक्स का इस्तेमाल करता है। तो जो ट्रक का ड्राइवर होता है ना बेटा, वो बीच सड़क में ही ट्रक को खड़ा करके उसका पेट्रोल निकाल लिया करता है। तो ये कमी किसकी आई? बिजनेस में काम करने वाले लेबर की, मतलब उस ट्रक ड्राइवर की। और फिर बाद में वो जो ट्रक ड्राइवर है उस पेट्रोल को वहीं पर जो हाईवे के आसपास जो छोटे होटल्स होते हैं वहां पर उनको वो बेच दिया करते हैं। तो ये जो रिस्क है, ये जो कमी है, ये जो नुकसान है वो किसकी वजह से हुआ? एम्प्लॉइज की वजह से। ऐसे सेकंड एग्जांपल है नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली इन द कंपनी। यदि मान लीजिए कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से फ्यूचर में बेटा कंपनी को बड़ा भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। तो ये सभी जो कॉजेज थे, ये सभी जो कारण थे जो कि एम्प्लॉइज या लेबर की वजह से हुए हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा ह्यूमन कॉजेज। अब इसी तरह से यदि हम थर्ड कॉजेज की बात करें तो वो है बेटा इकोनॉमिक कॉजेज। तो इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू द मार्केट सिचुएशन और कंडीशन। तो बेटा इकोनॉमिक जो कारण होते हैं रिस्क होने के, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं मार्केट सिचुएशन पर। इफ ए बिजनेसमैन डज नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट कस्टमर्स, यदि बेटा बिजनेसमैन जो होता है ना, यदि मार्केट में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ही हैज टू बियर इकोनॉमिक रिस्क। तो उसे इकोनॉमिक टाइप के जो रिस्क होते हैं, आर्थिक जो नुकसान होते हैं, वो सहन करने पड़ सकते हैं। जैसा हम मान के चलते हैं कि कस्टमर जिस तरह का प्रोडक्ट चाह रहा था आप उस तरह का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो यदि आपने अलग तरह का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होगी, और डिमांड कम होने की वजह से बेटा आपको प्रॉफिट भी कम होगा। और यदि प्रॉफिट कम हो गया है तो इसका कारण क्या था? इस तरह का जो प्रॉफिट कम होता है उसका कारण है बेटा इकोनॉमिक कॉजेज।
अभी यदि बात करें हम फोर्थ कॉजेज की, तो वो है बेटा फिजिकल कॉजेज। तो फिजिकल कॉजेज आर रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में जिस भी तरह की एसेट्स आप यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, यदि उस एसेट्स में किसी भी तरह की कमी आ जाती है, इस वजह से बेटा आपको जो भी रिस्क होता है, तो उसका जिम्मेदार होता है बेटा फिजिकल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की थी आपसे एसेट्स के बारे में, तो वो है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स हो गए। तो अ बिजनेसमैन हैज टू बियर फिजिकल रिस्क इफ देयर इज एनी डिफॉर्म इन बिजनेस असेट्स। तो बिजनेस असेट्स में किसी भी तरह की जो डिफॉर्म होती है, कमी होती है, उसकी वजह से एक बिजनेसमैन को फिजिकल रिस्क उठानी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन को बिल्डिंग अगर मान लीजिए वो खराब भी हो गई है ना, तो उस बिल्डिंग की रिपेयर करवानी पड़ती है। फर्नीचर टूट गया तो उसको सुधरवाना भी पड़ता है, इक्विपमेंट्स का रिपेयर करवाना पड़ता है। तो इसकी वजह से बेटा उसे काफी सारा खर्चा करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसे बेटा बिजनेस रिस्क को बियर करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में बताया गया जो टॉपिक था बिजनेस रिस्क की मीनिंग, उसके जो नेचर है, उसके जो कॉजेज हैं, वो सभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। यदि बेटा आप इन फ्यूचर कभी भी आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो बेटा आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करें, तो उस बिजनेस में आने वाली जो रिस्क है वो कितने तरह की रिस्क होती है, मतलब आपको कितने तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बेटा हम बिना किसी देरी के ऐसे ही बिजनेस रिस्क के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि बेटा आपकी स्क्रीन पर आपको ये जो बिजनेस रिस्क के 6 टाइप दिख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है इंश्योरेबल रिस्क, सेकंड है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, और थर्ड है बेटा स्पेकुलेटिव रिस्क, फोर्थ है प्योर रिस्क, इसी तरह से फिफ्थ है बेटा इकोनॉमिक रिस्क। और इस इकोनॉमिक रिस्क को भी बेटा हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। उसमें फर्स्ट है स्टॉक मार्केट रिस्क, पीजी रिस्क, टैक्स स्ट्रक्चर रिस्क, इकोनॉमिक ट्रेंड रिस्क, मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क। इसी तरह से यदि हम मेन जो 6th पॉइंट है या जो 6th टाइप है बिजनेस रिस्क का, वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क। इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पॉलिटिकल रिस्क, सोशियो कल्चरल रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, डेमोग्राफिक रिस्क एंड एनवायरमेंटल रिस्क। तो चलिए बेटा अब हम इन सभी बिजनेस रिस्क के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बिजनेस चलाते समय जो फर्स्ट रिस्क आएगी आपके सामने, वो है बेटा इंश्योरेबल रिस्क। ऑल द रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। तो बेटा ऐसे सभी रिस्क जिनका कि हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो उन्हें हम बेटा इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, मतलब इंश्योरेबल रिस्क में कौन कौन सी रिस्क इंक्लूड होती हैं, तो इसमें फर्स्ट तो है बेटा फिजिकल कॉजेस की वजह से जो रिस्क आ रही है वो फिजिकल रिस्क, और इसी तरह से नेचुरल कॉजेस की वजह से जो रिस्क आई थी वो है नेचुरल रिस्क। बेटा फिजिकल और नेचुरल रिस्क जो है या कॉजेज हैं, उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाया था, और वो वीडियो बेटा मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिर भी बेटा मैं बताना चाहूंगा कि जो फिजिकल रिस्क हैं वो कब अराइज होती है, मतलब आपके सामने कब आएंगी। मान लीजिए आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में जितने भी तरह के एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, तो ये कभी ना कभी तो खराब होती ही हैं। तो इसके रिपेयर और इसके मेंटेनेंस पर जो खर्चा किया जाता है वो बेटा आपके फिजिकल रिस्क में काउंट होता है। इसी तरह से बेटा जो यदि आपका स्टॉक है, फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आ गया और उसमें आपका स्टॉक का नुकसान हो गया, जो भी गुड्स थे वो आपके बह गए या सड़ गए, तो इन सभी कारणों से जो भी आपको नुकसान हुआ है वो बेटा नेचुरल रिस्क में इंक्लूड किया जाता है। तो सीधी सी बात यह है, इंश्योरेबल रिस्क क्या होती है, जिनका कि हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड टाइप की रिस्क के बारे में बात करें, तो वो है बेटा नॉन इंश्योरेबल रिस्क। All the risks which cannot be insured by insurance company are called non-insurable risk। तो बेटा सीधी सी बात है, ऐसी सभी रिस्क जिनका की एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं कर सकती है, या आप जिन रिस्क का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, उनको हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। अब यदि बात करें कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क में किस तरह की रिस्क इंक्लूड होती है, तो बेटा इसमें भी 2 तरह की रिस्क को इंक्लूड किया गया है, वो है ह्यूमन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। ह्यूमन रिस्क तब होती है जबकि ह्यूमन फॉल्ट की वजह से हो, जैसे आपकी कंपनी या बिजनेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है और इसकी वजह से यदि आपकी बिजनेस को या आपकी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिस्क। इसी तरह से इकोनॉमिक रिस्क है, जैसे मान लीजिए कस्टमर्स की डिमांड कुछ अलग आ रही है, अलग तरह के प्रोडक्ट की, और आप वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो सेल्स है, मतलब बिजनेसमैन की जो सेल्स है वो गिरेगी और उसकी वजह से उसको कुछ नुकसान जरूर होगा, और इस वजह से जो भी उसको नुकसान हुआ है उसको हम इकोनॉमिक रिस्क कहते हैं। तो बेटा ह्यूमन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क ये दोनों की दोनों बेटा नॉन इंश्योरेबल रिस्क होती हैं।
ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम बिजनेस रिस्क का जो थर्ड टाइप है स्पेकुलेटिव रिस्क के बारे में बात करें तो स्पेकुलेशन रिलेटेड रिस्क आर कॉल्ड स्पेकुलेटिव रिस्क। तो ऐसी रिस्क जो कि सट्टेबाजी की वजह से आपको सहनी पड़ती है उसे हम स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं। और बेटा इस तरह की रिस्क में 3 रिजल्ट सामने आ सकते हैं, क्या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको लॉस हो सकता है या फिर ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अब वो ऐसी कौन सी रिस्क हैं जो कि स्पेकुलेटिव रिस्क में काउंट की जाती हैं? वो है बेटा प्लेइंग कार्ड्स एंड गैम्बलिंग। जैसे जुआ वगैरह खेलते हो ना, तो क्या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट या फिर इसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, वहां पर यदि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, यदि उसकी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, यदि उसकी शेयर की प्राइस कम हो गई तो आपको लॉस होगा। और यदि मान लीजिए उसकी शेयर की प्राइस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इस तरह के जो गैम्बलिंग से रिलेटेड है और स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा लगा रखे हैं, तो इस तरह की जो रिस्क है बेटा उन्हें हम स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में शामिल करते हैं। यदि हम रिस्क का फोर्थ टाइप देखें तो वो है बेटा प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क हैज ओनली वन आउटकम, दैट इज कंप्लीट लॉस। तो बेटा ऐसी रिस्क जिसमें कि आपको केवल और केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा, मतलब आपको वहां पर केवल और केवल लॉस ही सहन करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं प्योर रिस्क। जैसे मैं बताऊं आपको, फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर और सेकंड है अनटाइमली डेथ। तो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, भूकंप वगैरह आ गया या बाढ़ आ गई है ना, या फिर आपकी कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, तो ये सब चीजें क्या है बेटा नेचुरल कॉजेज हैं या नेचुरल डिजास्टर हैं। इसी तरह से यदि किसी भी व्यक्ति की असामयिक मौत हो जाती है तो इस तरह की जो रिस्क होती है बेटा वो प्योर रिस्क होती है। यदि हम बात करें कि जो प्योर रिस्क होती है ना बेटा वो इंश्योरेबल रिस्क होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा प्योर रिस्क जितनी भी है उनका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जबकि जो स्पेकुलेटिव रिस्क होती है वो होती है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। मतलब इस तरह की जो रिस्क होती है ना, जुए वगैरह खेलने से या इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान हुआ है, तो इस तरह की रिस्क का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो बेटा स्पेकुलेटिव और जो प्योर रिस्क है इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ताकि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के सामने स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क के बीच में डिफरेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल का यूज किया है। मैं फिर से कहूंगा कि यदि आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो आपको किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बीच में डिफरेंस करना है, तो वो डिफरेंस बेटा आप टेबल बनाकर ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क में आउटकम यानी रिजल्ट की बात करें तो इसमें 3 रिजल्ट होते हैं, क्या तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही लॉस होगा। लेकिन जो प्योर रिस्क है उसमें केवल एक ही रिजल्ट निकल के सामने आता है और वो है बेटा कंप्लीट लॉस, मतलब आपको प्योर रिस्क में पूरी तरह से लॉस ही होगा। इसी तरह से यदि हम बात करें तो स्पेकुलेटिव जो रिस्क है उसका दूसरा नाम बेटा नॉन इंश्योरेबल रिस्क है, जबकि प्योर रिस्क का दूसरा नाम इंश्योरेबल रिस्क है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्पेकुलेटिव जो रिस्क है उसमें गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट शामिल होता है, जबकि प्योर रिस्क में बेटा नेचुरल डिजास्टर और अनटाइमली डेथ की वजह से जो आपको लॉस उठाना पड़ता है वो सभी रिस्क बेटा प्योर रिस्क में शामिल होती हैं। फिफ्थ जो रिस्क है उसका नाम है इकोनॉमिक रिस्क। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक रिस्क होती क्या है? तो इकोनॉमिक रिस्क आर दोज रिस्क विच रिड्यूस प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो बेटा ऐसी रिस्क जो कि बिजनेसमैन के प्रॉफिट को कम कर दें उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क। और ये जो रिस्क है बेटा वो 5 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क, पीजी रिस्क, टैक्स स्ट्रक्चर रिस्क और इकोनॉमिक ट्रेंड रिस्क। तो बेटा इकोनॉमिक रिस्क के जो 5 टाइप्स है ना, अब उनको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यदि हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क की, तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट के ही द्वारा डिसाइड की जाती है और इसमें जो गवर्नमेंट है वो जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, जैसे बिजनेसमैन को जो भी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है तो उन पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो ये सारा जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। यदि हाई इंटरेस्ट रेट है तो यह बिजनेसमैन के लिए ज्यादा रिस्की होगा। ज्यादा रिस्की इसलिए होगा क्योंकि यदि मान लीजिए बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो वो बैंक से लोन लेने जाएगा, वहां पर बेटा उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा तो उसके प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। इसके उलट यदि मान लीजिए इंटरेस्ट जो रेट है, लोन पर दी जाने वाली जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर कम है तो बिजनेसमैन के लिए रिस्क भी कम होगा। और रिस्क कम क्यों होगा? क्योंकि उसे अपने लोन पर जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो कम चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट रेट होती है जो कि लोन पर एक बिजनेसमैन को चुकानी पड़ती है, ये भी बेटा एक बिजनेसमैन के लिए रिस्क होती है। यदि रेट कम है तो रिस्क कम होगी, यदि रेट ज्यादा है तो रिस्क उसके लिए ज्यादा होगी।
यदि हम सेकंड इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिस्क। तो स्टॉक मार्केट इज दैट प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर सोल्ड एंड परचेज। तो बेटा जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या जो डिबेंचर्स होते हैं वो बेचे और खरीदे जाते हैं। जैसे हमारा जो मार्केट होता है ना, नॉर्मल मार्केट जहां पर हम सब्जी वगैरह और ग्रोसरी आइटम खरीदने जाते हैं, तो सेम इसी तरह से ये स्टॉक मार्केट भी होता है। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में बेटा शेयर्स और जो डिबेंचर्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। अब सपोज करिए कि आपने अपना जो पैसा है ना वो एक्स कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है। अब मान लीजिए उस शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ गई, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यदि मान लीजिए कभी उस शेयर का जो प्राइस है वो गिर गया, मतलब प्राइस कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपके बिजनेस को और आपके इन्वेस्टमेंट को लॉस उठाना पड़ सकता है। यदि शेयर्स के प्राइस रेगुलर गिरते जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क सहन करनी पड़ेगी लॉस के रूप में। यदि हम थर्ड इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है पीजी रिस्क। तो बेटा सबसे पहले ये जानो कि जो पी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और जी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है ना, इसकी वजह से भी एक बिजनेसमैन को रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। और वो कैसे हो सकती है तो देखते हैं। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बिजनेस हैं, अगर वो प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इन दिस गवर्नमेंट गिव्स मोर चांसेस टू द प्राइवेट सेक्टर टू डू द बिजनेस। और ऐसी सिचुएशन में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बिजनेस करने के लिए ज्यादा चांसेस देती है। अब जरा सपोज करो पहले आप अकेले बिजनेसमैन थे जो कि गुड्स को प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके आने के बाद में और भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो मार्केट में आ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपका जो प्रोडक्ट पर जो प्रॉफिट कमाना था वो कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मींस इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज इन आवर कंट्री टू द बिजनेस। तो बेटा बिजनेस करने के लिए यदि हम फॉरेन कंपनीज को हमारी कंट्री में इनवाइट करते हैं तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन करेंसी स्टार्ट टू इंक्रीज। हाँ, इसका एक फायदा जरूर होता है कि जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी जो मुद्रा है, वो देश में आना शुरू हो जाती है और इस तरह से हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये फायदा गवर्नमेंट को होता है, बिजनेसमैन के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने लगता है। तो इस तरह से यदि ज्यादा पीजी होगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप जैसे बिजनेसमैन के लिए ज्यादा कंपटीशन होगा और ज्यादा कंपटीशन है इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इसी तरह से यदि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कम है तो आपके लिए कंपटीशन कम होगा और कम कंपटीशन की वजह से आपके जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगेंगे। अगर हम फोर्थ इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है टैक्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए जो टैक्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो हम इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं ना उनको इंक्लूड किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में वो सभी टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन किसी देश में काम करते हुए गवर्नमेंट को चुकाता है। तो यहाँ पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है अगर उनकी रेट ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट कम होने वाला है, क्योंकि आपका प्रॉफिट का जो ज्यादा हिस्सा है वो टैक्स पे में चला जाएगा। यदि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, कम है, तो बेटा आपको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट का कुछ ही हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यदि हम बात करें फिफ्थ इकोनॉमिक रिस्क के बारे में तो वो है इकोनॉमिक कंडीशन रिस्क। अब देखो इकोनॉमिक कंडीशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी और कस्टमर। तो बेटा जो मार्केट में कस्टमर है या जो सोसाइटी है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, मतलब वो आर्थिक रूप से मजबूत है या नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन रिलेटेड रिस्क। सपोज करिए कि आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के जो कस्टमर रिच हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे और फिर बाद में आपको ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिस मार्केट में आप रहकर काम कर रहे हैं या आसपास के जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, सोशल पीपल हैं, वो सारे के सारे बेटा गरीब हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। और आपको पता है सस्ते प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी कम होता है। अब बेटा यदि हम मेन जो रिस्क है 6th पॉइंट नंबर वाली उसके बारे में बात करें तो वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क। तो जो इकोनॉमिक रिस्क होती है वो मार्केट से रिलेटेड होती है, मतलब वहां पर हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम बात करें नॉन इकोनॉमिक रिस्क की तो वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क आर दोज रिस्क विच आर नॉट रिलेटेड टू द मार्केट। मतलब ऐसे रिस्क जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल गिव्स पेन एंड सफरिंग टू द बिजनेस। लेकिन इसके बावजूद भी बेटा जो बिजनेस करते समय एक बिजनेसमैन को फिर भी वो पेन या सफरिंग का एहसास करवाती है, मतलब उसे इकोनॉमिक चीजों के अलावा भी कुछ ऐसी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि उसे सफर करना पड़े ड्यू टू चेंजेस इन पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट एंड नेचर।
और ये सभी जो रिस्क है बेटा वो पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट और नेचर से रिलेटेड होती हैं। दीज रिस्क स्टॉप बिजनेसमैन्स अर्निंग फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और जो ये रिस्क होती है, कौन सी? नॉन इकोनॉमिक जो रिस्क होती है, वो बिजनेसमैन का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए बंद कर देती है। मतलब वहां पर जो बिजनेसमैन की अर्निंग्स है, प्रॉफिट है, वो कुछ समय के लिए कम होना शुरू हो जाते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक रिस्क में स्पेशली हम पॉलिटिकल रिस्क, सोशियो कल्चरल रिस्क और क्लाइमेट रिस्क, इसी के साथ में डेमोग्राफिक रिस्क को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम जो है पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और क्लाइमेट और डेमोग्राफिक जो रिस्क है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यदि हम फर्स्ट नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है बेटा पॉलिटिकल रिस्क। इफ ए बिजनेसमैन डोनेट्स टू द पॉलिटिकल पार्टी इन पोजीशन तो देयर वुड नॉट बी एनी रिस्क टू रन द बिजनेस स्मूथली। तो बेटा किसी भी बिजनेसमैन को यदि किसी देश में रहकर या किसी विशेष जगह पर रहकर अपना बिजनेस करना होता है तो उस जगह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको टाइम टू टाइम डोनेट करना पड़ता है। डोनेट का मतलब होता है कुछ चंदा टाइप में ऐसे कुछ अमाउंट वगैरह डिपॉजिट करवानी पड़ती है ताकि आपके बिजनेस को आगे जाकर कोई नुकसान नहीं हो। यदि इसके उलट if a businessman does not donate and follow the rules and regulation of the government, he has to suffer a lot things to run his business। यदि इसके विपरीत यदि मान लीजिए बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं कर रहा है और जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको अपना बिजनेस चलाते समय बहुत से रिस्क का या बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो कि उसके बिजनेस पर एक एडवर्स इफेक्ट होगा। यदि हम सेकंड नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है सोशियो कल्चरल रिस्क। तो बेटा इसमें हमने सोशल और कल्चरल दो तरह के रिस्क को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल रिस्क। इट इंक्लूड्स लेबर इश्यूज, ह्यूमन राइट वायलेशन इन वर्कफोर्स। तो बेटा जो सोशल रिस्क है ना उसमें हम दो रिस्क को इंक्लूड करते हैं, एक तो लेबर से रिलेटेड इश्यूज और एक जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वर्कफोर्स के अंतर्गत, उसको हम शामिल करते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए अ बिजनेसमैन शुड सॉल्व लेबर इश्यूज। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, जो भी वहां पर लेबर वर्कफोर्स काम कर रही है तो उनके जो भी इश्यूज है, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम शॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर हम बात करें लेबर इश्यूज की तो वो है वेजेस से रिलेटेड, जैसे कम मजदूरी वगैरह पे करना या फिर गुड वर्किंग जो एनवायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करना चाहिए। एंड शुड नॉट एम्प्लॉय एनी चाइल्ड लेबर। और किसी भी चाइल्ड लेबर को जिसकी एज 18 साल से कम हो उसको अपनी कंपनी में काम नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें कल्चरल रिस्क की तो बिजनेसमैन हैज टू रेस्पेक्ट द कल्चर ऑफ द कंट्रीज वेयर ही इज डूइंग हिज इंटरनेशनल बिजनेस। तो बेटा कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो अपना जो बिजनेस है ना इंटरनेशनल लेवल पर भी करता है। तो जिन जिन कंट्रियों में वो अपना काम फैला रखा है या बिजनेस कर रहा है तो उन कंट्रीज की जो कल्चर है उनका उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट उसके बिजनेस पर जरूर रहेगा। अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो फर्स्ट है जैसे अमेरिकन्स आर पंक्चुअल। आपको पता है जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक बिजनेसमैन को, द बिजनेसमैन इज सपोज टू डिलीवर गुड्स ऑन टाइम टू सच कस्टमर्स। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको एक बिजनेसमैन को बेटा जो भी गुड्स का डिलीवरी करना है वो टाइम पे करना चाहिए। अगर टाइम पे डिलीवरी कर रहा है तो उसे ज्यादा रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपना बिजनेस स्मूथली चला सकता है। यदि टाइम पर गुड्स का डिलीवरी नहीं कर रहा है तो उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। ऐसे हम यदि बात करें सेकंड पॉइंट की तो इंडियंस वांट्स मोर हॉलीडेज। अगर हम बात करें इंडियंस की तो बेटा इंडियंस जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो बेटा ज्यादा हॉलीडेज की मांग करते हैं, जबकि जापानीज वांट्स मोर वर्क एंड लेस लीजर टाइम। और जापानीज जो लोग हैं ना वो ज्यादा काम को प्रेफर करते हैं और उन्हें जो छुट्टियां हैं वो कम ही पसंद होती हैं ताकि वो अपनी जो नीड्स है, जरूरतें हैं, उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो यदि कोई बिजनेसमैन इंडिया में रहकर काम कर रहा है तो जो इंडियन एम्प्लॉइज है उनको ज्यादा छुट्टियां ऑफर करे, जबकि यदि वो अपना जापान में बिजनेस कर रहा है तो जापानीज जो लोग हैं ना उनको ज्यादा काम से प्यार होता है और उनको कम छुट्टियों की जरूरत होती है। तो जापानीज जो लोग हैं उनको उनके अकॉर्डिंग ही रेम्युनरेशन वगैरह और जो भी सैलरी है उनका पे करना चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो क्लाइमेट रिस्क इंक्लूड एमिटिंग पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज थ्रू फैक्ट्री। यदि आप अपनी फैक्ट्री से जो ज्यादा पोल्यूटेड गैस एमिट कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, या ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने वाली गैसेज ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो इस तरह की जो रिस्क है वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में इंक्लूड होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इफ बिजनेसमैन्स फैक्ट्री एमिट्स मोर पॉल्यूटेटिव गैसेज, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। तो यदि बिजनेसमैन की जो फैक्ट्री है वो ज्यादा पॉल्यूटेटिव गैसेस को रिलीज कर रही है, एमिट कर रही है, तो गवर्नमेंट वहां पर आकर हस्तक्षेप कर सकती है और हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी कंपनी को या फैक्ट्री को बंद ही करवा दे। एंड दिस विल नॉट अलाउ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। और इस तरह से बेटा आप अपने जो बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर सकते, आराम से अपना बिजनेस वहां पर ऑपरेट नहीं कर पाओगे।
ठीक इसी तरह से यदि हम लास्ट नॉन इकोनॉमिक रिस्क के बारे में बात करें तो वो है डेमोग्राफिक रिस्क। तो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एज्ड पर्सन इज कॉल्ड द डेमोग्राफी ऑफ ए नेशन। यदि हम किसी भी देश की डेमोग्राफी की बात करें ना तो बेटा इसमें स्पेशली जो चिल्ड्रन, यूथ, एज्ड पर्सन जो होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है उनको इंक्लूड किया जाता है। तो एक्चुअल में जो चिल्ड्रन, यूथ, एज्ड पर्सन है उनकी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। इस रिस्क में बेटा बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना होगा कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चे ज्यादा हैं, यूथ ज्यादा है या फीमेल्स ज्यादा हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्शन शुरू करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है और वहां पर बेटा बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में बिजनेसमैन हैज टू प्रोड्यूस मोर थिंग्स फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए ज्यादा जो चीजें हैं उसे प्रोड्यूस करनी होंगी, जैसे टॉयज वगैरह हो गए, किड्स के जो वियर्स हैं, मतलब बच्चों के पहनने की चीजें, कपड़े वगैरह, उनका प्रोडक्शन करना होगा, और किड्स के जो फूड आइटम्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करना होगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में यूथ जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो ही हैज टू प्रोड्यूस मोर आइटम्स फॉर द यूथ। तो उसे यूथ के लिए ज्यादा आइटम्स को प्रोड्यूस करना होगा, जैसे जीन्स वगैरह हो गए या फॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो हो गए, या जो टेक्निकल आइटम्स है जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर मोबाइल फोन्स हो गए। तो इन चीजों में बेटा क्या होता है, यूथ जो जनरेशन है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, तो जो बिजनेसमैन है उसको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में फीमेल्स की संख्या ज्यादा है तो एक बिजनेसमैन को साड़ी वगैरह, ज्वेलरी आइटम्स वगैरह होते हैं और मेकअप से रिलेटेड जो आइटम्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक रिस्क के बारे में पता चल गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं उनके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम आज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है उसकी मीनिंग देखेंगे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या फर्क है ये भी देखेंगे, साथ ही साथ में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है तो ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न मनी। तो बेटा सीधी सी बात यह है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारे काम आते हैं जिनके थ्रू कोई भी व्यक्ति पैसे कमा सकता है, सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर डे टू डे नीड्स ऑफ लाइफ, ताकि वो अपने जीवन में रोजाना की जरूरतों को पूरा कर सके। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और ये पैसे क्यों कमाए जाते हैं बेटा, टू बाय एंड ईट फूड, ताकि हम जो है भोजन वगैरह है उनको खरीद सके और उनको खा सकें। इसी तरह से हम कपड़े पहन सकें, या जो अपने खर्चे होते हैं उनके जो बिल्स हैं उनको पे कर सकें, और फिर जो है अपनी जो लाइफ है वो अच्छी तरह से अपनी शर्तों पर जी सकें। तो मतलब ये है बेटा, पैसे की जरूरत कहाँ नहीं होती, हर चीज में पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे कोई भी काम जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बात करें कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो मेनली 3 टाइप्स की होती है जिनके थ्रू की हम पैसा कमा सकते हैं। वो है बेटा बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, और थर्ड है बेटा एम्प्लॉयमेंट। अब चलिए बेटा ये जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं इनको जान लेते हैं बेटा। यदि हम बिजनेस की बात करें तो बेटा बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। तो बेटा बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, जितने भी तरह के गुड्स वगैरह होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो वो अपनी जरूरतें हैं उनको वो पूरा कर सके। अब रही बात ये कि हम बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो बेटा बिजनेस के भी यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। बेटा मैंने अपने पिछले वीडियो में इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। वहां पर मैंने इंडस्ट्री क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसी तरह से जो कॉमर्स है वो किसे कहते हैं, कॉमर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, अच्छी तरह से आपको समझा रखा है। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। यदि बेटा आपने इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड जो वीडियोज मैंने बनाए थे उनको नहीं देखा है तो बेटा मैं इसी वीडियो के आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो बेटा मैं पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री और ये कॉमर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। बेटा इंडस्ट्री का मतलब होता है जो भी गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनको पैदा करना, उनका प्रोडक्शन करना। जैसे ही गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया तो बेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है, ताकि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो हमारे तक या कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच पाए।
अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेकंड टाइप जो कि है प्रोफेशन, उसके बारे में बात करें तो प्रोफेशन मींस प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रोफेशनल चार्जेस। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जो स्पेशल टाइप की जो सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करवाना अपने क्लाइंट को या कस्टमर्स को, और इसके बदले बेटा ये जो प्रोफेशनल लोग है ना वो अपनी फीस वगैरह चार्ज करते हैं। अब ये स्पेशल सर्विसेज क्या होती है, जैसे डॉक्टर वगैरह है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करके अपनी फीस चार्ज करता है। इसी तरह से लॉयर जो है वो अपने क्लाइंट का जो केस है वो लड़के और अपनी जो फीस चार्ज करता है। इसी तरह से बेटा जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपना जो सैलरी वगैरह है ये चार्ज करता है। आपको ध्यान रखने की बात यही है यहाँ पे कि प्रोफेशन में हम किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, केवल और केवल हम सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो थर्ड टाइप है वो है एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो बेटा जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो कि जॉब प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉयर की कंपनी में रहकर काम करता है। हियर द एम्प्लॉय डू द वर्क फॉर कंपनी एंड इज पेड सैलरी और वेजेज। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो अपने एम्प्लॉयर की कंपनी में काम करते हैं और इसके बदले बेटा उनको सैलरी या वेजेस के रूप में उनको रेम्युनरेशन का पेमेंट किया जाता है। तो ये तो थी बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनको कि हमने अच्छी तरह से जान लिया है। अब बात करते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं। तो बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें की डूइंग वर्क विदाउट कंसिडरेशन, जिनमें बेटा हम लोग क्या करते हैं बिना किसी प्रतिफल के या बिना किसी चार्ज के हम काम किया करते हैं टू सेटिस्फाई पर्सनल साइकोलॉजिकल नीड्स, ताकि हमारी जो खुद की मानसिक जो जरूरतें हैं ना, जैसे अपने आप को मन में खुशी मिले वो काम करते हैं। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऐसे कौन कौन से काम है जिनको करने के बाद हम अपने आप में सेटिस्फाई फील करते हैं और मन में खुशी फील होती है, तो वो है बेटा 3 टाइप्स के। जैसे लीजर टाइम में एक्टिविटी की गई है, जैसे पेंटिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह, पिकनिक वगैरह में जाना। तो ये सारे काम क्या है बेटा, अपने खुद सेल्फ अम्यूजमेंट के लिए काम किए जाते हैं, खुद की खुशी के लिए किए जाते हैं। और इन कामों को हम क्या बोलते हैं, लीजर टाइम एक्टिविटी। मतलब जब भी हम खाली बैठे रहते हैं तो जो भी काम करते हैं उसको हम बोल देते हैं बेटा लीजर टाइम एक्टिविटी। तो बेटा ये काम करने से हमें कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, केवल और केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हम ये काम किया करते हैं। अगर हम सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वो है बेटा रिलीजियस एक्टिविटी। जैसे आप टेंपल वगैरह में जाते हो ना प्रार्थना करने के लिए ताकि आपको मानसिक शांति मिले, तो ऐसे कामों को भी हम बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करते हैं। यदि हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो है बेटा सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। इनमें बेटा जैसे हम दूसरों को डोनेशन देते हैं या फिर चैरिटी वगैरह दे दी, मतलब दान देने से भी तो हमें खुशी मिलती है ना, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बेटा सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। अब यदि बेटा हमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर तरीके से समझना है तो इनके डिफरेंसेस को हमें समझना बहुत जरूरी है। बेटा डिफरेंसेस के थ्रू आप इन दोनों चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फर्क है ये हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंशिएट करना है। तो यदि हम फर्स्ट बेसिस के आधार पर इनमें डिफरेंस करें तो वो है बेटा मीनिंग। तो मीनिंग का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, डूइंग वर्क फॉर अर्निंग मनी। भाई पैसे कमाने के लिए जो भी काम करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, डूइंग वर्क फॉर पर्सनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। भाई हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जो भी काम करते हैं वो सब के सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल किए जाते हैं। यदि हम बात करें सेकंड बेसिस की तो वो है बेटा ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है अपने आप को संतुष्ट करना, अपने आप में खुशी फील करना। यदि हम बात करें एग्जांपल्स की तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को शामिल किया गया है। बिजनेस का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि किसी की कंपनी में जाके काम करना। अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो उसमें बेटा एग्जांपल है फर्स्ट जैसे फ्री टाइम में की गई एक्टिविटी, जैसे पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह करना, रिलीजियस एक्टिविटी, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना, ऐसे वेलफेयर एक्टिविटी मतलब किसी को दान में देना। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती है बेटा वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उम्मीद है बेटा आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की मीनिंग क्या होती है ये समझ में आया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है ये भी समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ में बेटा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है वो आपने भली बात ही समझ लिया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा।
यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे। आखिरकार बिजनेस प्रोफेशन से कैसे अलग है, प्रोफेशन बिजनेस से कैसे अलग है, और बिजनेस जो है एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन से कैसे डिफरेंशिएट करता है। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हम जो लोग हैं ना, वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। हमें डे टू डे जो हमारी नीड्स होती है ना, उसको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आपके सामने पैसे कमाने के 3 रास्ते खुले हुए हैं, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल से इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में बता दिया था बेटा। आज हम इस वीडियो में बेटा इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, जो कि पैसा कमाने का एक सोर्स है, इन तीनों में हम अंतर करना सीखेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए एक टेबल नजर आ रही है। इस टेबल के थ्रू बेटा हम इन तीनों में डिफरेंस आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बेटा मैं वीडियो के लास्ट में इस टेबल को समझाऊंगा। इससे पहले बेटा मैं हर टॉपिक को, ये जो बेसिस है ना, 1 से लेकर 8 तक जो पॉइंट है, उसको मैं डिटेल से समझाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने अलग स्लाइड बना रखी है। तो बेटा ये जो टेबल है वो आपके काम कब आएगी, जब सारे के सारे डिफरेंस आपकी आंखों के सामने होंगे। तो इन चीजों को मेमोराइज करने में आपके लिए आसानी होगी। बेटा टेबल के थ्रू क्या है कि हम जो चीजें है ना, उनको छोटे रूप में समझ सकते हैं कि भाई हाँ, इन 3 चीजों में क्या क्या डिफरेंस होने वाले हैं, जो कि आपकी आंखों के सामने ही रहेंगे। तो इनको मेमोराइज करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन बेटा जो आपके सामने ये जो पॉइंट्स है ना बेसिस वाले, इनको सबसे पहले डिटेल से समझना पड़ेगा। तो चलिए बेटा पहले हम इन चीजों को डिटेल से समझ लेते हैं, और फिर बाद में बेटा इस टेबल को भी पढ़ेंगे, ताकि आपके सामने सारे डिफरेंसेस रहें। यदि हम इन तीनों में डिफरेंशिएट करना चाहें, किसके बेसिस पर, कमेंसमेंट के बेसिस पर, मतलब ये जो बिजनेस है, प्रोफेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है बेटा, व्हेनेवर अ बिजनेसमैन वांट्स टू स्टार्ट, मतलब सीधी सी बात है, यदि कोई भी बिजनेसमैन अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहता है या शुरू करना चाहता है, तो उसके मन में जब भी इच्छा होगी तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन यदि बात करें हम बड़े बिजनेस की, तो बेटा बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, तो उनका फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। यदि हम बात करें प्रोफेशन की, तो व्हेनेवर ए पर्सन कंप्लीट्स हिज डिग्री, मतलब जैसे डॉक्टर, लॉयर वगैरह होते हैं, तो वो जैसे ही अपनी डिग्री और ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें तो तब अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो व्हेनेवर ए पर्सन गेट्स एन अपॉइंटमेंट लेटर, भाई जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने अप्लाई किया है, वहां से यदि कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है ना, तो उस अपॉइंटमेंट लेटर के आने के बाद में वो अपना जो एम्प्लॉयमेंट है या जो अपना रोजगार है वो शुरू कर सकता है। किसी भी कंपनी में जाकर वो अपना जॉब शुरू कर सकता है। कब कर सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद में। यदि हम बात करें इन तीनों में जो डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, मतलब खतरा कितना ज्यादा किस पॉइंट में इंक्लूड है। तो बेटा बिजनेस की बात करें ना अपन, तो बिजनेस में क्या है कि देयर इज मोर रिस्क इन रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को चलाने में बेटा बहुत सारी रिस्क होती हैं, जो कि आपको अकेले ही सहन करनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, तो रिस्क है आपके सामने। हो सकता है आपके प्रोडक्ट जो है वो बिकना कम हो जाए, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी के अलावा जो नेचुरल रिस्क वगैरह हैं, वो भी बहुत सारी हैं, और इस रिस्क के बारे में बेटा मैंने पहले वीडियो बना लिया है। उसको क्या तो मैं आई बटन पर डाल दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यदि हम प्रोफेशन की बात करें, तो देयर इज लिटिल रिस्क इफ कंपटीशन इज देयर। प्रोफेशन में क्या होता है, बहुत ही कम रिस्क होती है, और वो रिस्क भी कब आती है, जबकि आपका कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए आप क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं डॉक्टर के रूप में, तो और दूसरा कोई डॉक्टर आ गया, तो भाई आपको तो परेशानी हो गई ना पेशेंट्स को लेकर। ऐसे ही लॉयर के लिए भी, ऐसे टीचर मान लीजिए जैसे अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है, तो उसको कोचिंग सेंटर चलाते चलाते यदि काफी टाइम हो गया है, उसके बाद में कोई दूसरा ट्यूशन वाला आ गया, तो ये थोड़ी बहुत रिस्क रहती हैं, लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क रहती हैं। बेटा एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होती, आप सिंपली एक कंपनी में रहकर काम कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने कंपनी के लिए। तो जितने भी रिस्क होती है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए होती है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, आपको कहाँ तक पढ़ाई करनी है, आपके पास कौन सी डिग्री है, तो बेटा बिजनेस में किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती है। आप जब भी चाहो ना तब भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, चाहे से वो बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो। मान लीजिए आपको पान की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
ठीक इसी तरह से यदि आप ग्रोसरी आइटम बेचने के लिए दुकान खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी ना 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। अगर हम बात करें प्रोफेशन की तो भाई प्रोफेशन के लिए क्या होता है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में जो ट्रेनिंग होती है वो भी होनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भैया आपको MBBS कंप्लीट करना होगा, CA बनना चाहते हैं तो CA का कंप्लीट कोर्स पूरा करना होगा और उसके बाद में यदि आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई है तो वो ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करनी होगी, तब कहीं जाकर बेटा आप एक प्रोफेशनल पर्सन बनते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भैया एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में रहकर काम कर रहे हो तो बेटा जिस तरह का आपको काम दिया गया है उस तरह की आपके पास में स्किल होनी चाहिए और उस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपको यदि जॉब मिला है टाइपिंग का तो आपको केवल टाइपिंग का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको मान लीजिए जैसे सुपरवाइजर का जॉब मिला है तो आपके पास में कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस इतना तो होना ही चाहिए कि भाई आपने जो है ना अपने अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है उनको टैकल करने का, उनको गाइड करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आपको पर्टिकुलर टास्क दिया गया है तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर स्किल और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत रहेगी, तो बेटा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत रहती है क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है आपको बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉय को हायर भी करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों के लिए बहुत पैसे की जरूरत रहती है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। आपका खर्चा केवल तब तक ही होता है जब तक कि आप डिग्री कंप्लीट न कर लें, उसके बाद में तो बस आपकी कमाई शुरू है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बेटा आपको इसमें किसी भी तरह का रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस केवल आपको एप्लीकेशन लेटर भरना पड़ता है। यदि अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आप जॉब शुरू कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करें तो बेटा बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, जबकि प्रोफेशन जो है उसका मेन मकसद होता है फीस वगैरह कुछ चार्ज कर लेना, और वो भी कब, जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसके रूप में आप जो है फीस वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भाई आपको क्या है, टाइमली सैलरी मिले यदि आप एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, और यदि लेबर के रूप में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भाई आपको जो है वेजेस टाइम पे मिल जाए, तो यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और वैसे भी आप यदि जॉब शुरू कर रहे हैं ना तो जॉब किस लिए शुरू करते हैं, ताकि आपको सैलरी वगैरह मिले और वेजेस वगैरह मिले। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब होता है अपना जो मालिकाना हक है, अपना जो राइट है, किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं। तो बिजनेस की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, आप अपनी ओनरशिप जो है ना अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली है या कोई मिडिल साइज का या कोई बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो आप जब बुढ़े हो जाओगे, जब आपका बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा तो आपके काम करने की हालत रहेगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बेटे या पोते पोतियों को अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें प्रोफेशन की तो जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और कल को आप बुढ़े हो जाते हो, तो क्या वास्तव में डॉक्टरी का जो काम है वो आप अपने बच्चे को सौंप सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे डॉक्टरी का कुछ नॉलेज ही नहीं है। ऐसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि जिस कंपनी में आप रहकर जितने भी साल काम कर रहे हैं और अब आप ये सोचो कि आप अपने बच्चों को वो जॉब दिला देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है और कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपके बच्चों को इस आधार पर जॉब नहीं देगी कि भाई आपने उस कंपनी में काम किया है, तो आपके बच्चों को भी भाई वही जॉब मिले। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वर्क नेचर, मतलब किस तरह का काम करना पड़ता है, तो भाई बिजनेस की बात करें ना तो यहाँ पर गुड्स का मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करना पड़ता है, साथ ही साथ में कुछ जो सर्विसेज होती हैं जैसे बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो आप प्रोफेशन में रहते हुए, प्रोफेशनल जॉब करते हुए आप अपनी जो एक्सपर्टाइज सर्विस है, जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी के सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं, टीचर है तो आप टीचिंग करा सकते हैं, इसी तरह से यदि आप लॉयर हैं तो आप किसी का केस लड़ सकते हैं। तो इसी तरह की जो एक्सपर्ट जो सर्विसेज है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो। इसी तरह से यदि एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मतलब आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो, तो बेटा आपका जो जॉब का नेचर है, यानी कि जिस तरह का आप काम कर रहे हो ना, आप उसी तरह का काम करेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम है तो आप कंप्यूटर का काम करेंगे। यदि आपका मान लीजिए मैनेज करना है चीजों को, तो आप मैनेजिंग वाला काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने आपको जो भी जॉब ऑफर किया है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब यदि बात करें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट,
तो बेटा कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको कि एक व्यक्ति को परफॉर्म करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है जब भी वो अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें बिजनेस की, तो बेटा बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। यदि मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट का बेहतर एग्जांपल समझाऊं ना, तो वो है ड्रेस कोड वाला। मतलब यह है, यदि कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई स्पेशल कैटेगरी के जो कपड़े हैं वो ही पहन के आए, सूट बूट पहन के आए। यदि आप अपनी छोटी सी दुकान भी चला रहे हो तो आप कच्छे बनियान में आओ, आपकी रेपुटेशन बढ़िया होनी चाहिए, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। आप टी शर्ट भी पहन सकते हो, नेकर भी पहन सकते हो, फॉर्मल जीन्स वगैरह भी पहन सकते हो, टाई बेल्ट वगैरह, शूट वगैरह भी पहन सकते हो। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो ही करना होगा। यदि हम बात करें प्रोफेशन की, तो भाई प्रोफेशन में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ना, वो तो फॉलो करने ही होंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, जब भी वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करने आएगा, हॉस्पिटल में आएगा, तो व्हाइट कलर के जो कपड़े पहन के आएगा। लॉयर जो होता है वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आता है। तो इन्हीं हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भाई एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना, वो एम्प्लॉयर के द्वारा लगाए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा। यदि एम्प्लॉयर चाहता है कि भाई आप जो है जूते पहन के आओ, फॉर्मल जूते पहन के आओ, तो आपको बेटा फॉर्मल जूते पहन के ही अपनी कंपनी में काम करने जाना होगा। यदि आपके एम्प्लॉयर ने ये कहा है कि भाई आपको कोट पैंट पहन के आना है, तो कोट पैंट पहन के जाओगे। तो ये थे बेटा कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं बेटा उस टेबल की जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। उस टेबल में क्या है कि बेटा सारे जो डिफरेंसेस है ना, वो एक ही स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो आपका एक तरह से मान लीजिए रिवीजन भी हो जाएगा। जितना हमने पढ़ा है अभी उसका एक रिवीजन है। तो चलिए बेटा उस टेबल को भी देखते हैं। तो बेटा ये रही एक सुंदर सी टेबल आपके सामने। यदि हम इन तीनों में डिफरेंस करना चाहें तो यहाँ पे बेसिस वगैरह लिख रखे हैं मैंने। अगर हम फर्स्ट पॉइंट के आधार पर इनमें डिफरेंस करना चाहें तो वो है बेटा कमेंसमेंट। मतलब बिजनेसमैन अपने बिजनेस की शुरुआत कभी भी कर सकता है, उसके मन में आए तब वो कर सकता है। प्रोफेशन में बेटा अगर आपने डिग्री और ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो आप अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में बेटा आप अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके आने के बाद ही अपना जॉब शुरू कर सकते हैं। यदि हम रिस्क की बात करें तो बिजनेस क्या होता है बेटा, मोर रिस्की काम होता है, प्रोफेशन में कम रिस्क होता है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, रिस्क न के बराबर होता है। जो भी रिस्क होती है वो एम्प्लॉयर की होती है, न कि एम्प्लॉय की। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, तो भाई बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 10वीं 12वीं पास या ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन शुरू करने के लिए बेटा आपको एक पर्टिकुलर डिग्री और ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो बेटा एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉयर के हिसाब से या जो पर्टिकुलर स्किल है और एक्सपीरियंस है वो तो होना ही चाहिए। इस प्रकार का आप जॉब करना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ स्किल या एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो भाई बिजनेस में क्या होता है कि हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पैसे ज्यादा जरूरत होती है। प्रोफेशन में कम जरूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी पैसे की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की बेसिस पर, तो भाई बिजनेस का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। मतलब मेन जो उद्देश्य है वो क्या है बिजनेस शुरू करने का, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन में क्या होता है, आप जो फीस वगैरह है वो चार्ज कर सकते हो। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पर सैलरी वगैरह और वेजेस वगैरह टाइमली आपको मिल जाए, तो यही आपका जॉब करने का मकसद होता है। अगर हम बात करें ऑनरशिप ट्रांसफर की, तो भाई बिजनेस में तो पॉसिबल है ही। एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी जो सारी संपत्ति है, अपने जो जितने भी अधिकार होते हैं ना, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है और ना ही एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल है। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की, तो वो है बेटा वर्क नेचर। मतलब बिजनेस में क्या होता है, कौन सा काम होता है, प्रोडक्शन का। प्रोफेशन में क्या होता है, एक्सपर्टाइज जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने का। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ काम था ना, वही काम आपको करना पड़ता है। अगर हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो भाई बिजनेस में किसी भी तरह के कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन में होती है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी आपके लिए रूल सेट कर रखे हैं, उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो उम्मीद है बेटा आपको जो मैंने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो डिफरेंस बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।